So basically today we're going to start with remaining portion of FM, which is chapter name called as capital budgeting and risk analysis. So this would be our last topic and last chapter, and जो remaining chapter बचे हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बहुत सिंपल चैप्टर्स है। एंड अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे ग्रुप में डाल देना। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रूमोर्स TYBF करके मैंने एक ग्रुप बनाया, तो उसके अंदर आपको क्वेरीज डाल देना, मैं आपके पूरे के पूरे डाउट सॉल्व कर दूंगी FM रिलेटेड। एंड जो अब बचा हुआ पेपोर्शन है मैं वो फटाफट से कवर करती हूँ, क्योंकि अब टाइम कंस्टेंट बहुत कम, मतलब टाइम कंस्टेंट तो बहुत सबको है, हम स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं भी TYBF का पेपर लिखने वाली हूँ। सो लाइक 8 दिसंबर से शुरुआत हो रही है एग्ज़ाम की, तो अभी हार्डली हमारे पास 15 डेज़ भी नहीं है, समझ ही लो ना, 11 to 12 डेज़ है, तो उसके अंदर पूरा प्रिपरेशन करना है। सो बेसिकली अब हमारा जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैपिटल बजटिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका FM का बेस्ड है, बेस्ड है इन द सेंस कि आपको ये FM क्यों पढ़ना है, ये सही वजह मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो है वो मंथ वाइज नहीं करोगे, जैसे आपने अकाउंट्स में किया था। लाइक अगर आपने एसेट 1 जुलाई से परचेज किया तो आप उसके अंदर डेप्रिसिएशन 9 मंथ के लिए चार्ज करते हो। बट इनकम टैक्स बोलता है अगर आपने एसेट मोर देन 180 डेज पुट टू यूज़ कर दिया है तो उस केस के अंदर डेप्रिसिएशन फुल रेट लगेगा, मतलब कि कोई मंथ वाइज नहीं, पूरे साल के 12 मंथ का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। बट अगर आपने एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ रखा है तो इन दैट केस फिर डेप्रिसिएशन की रेट हाफ हो जाएगी। मतलब अब 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जाम्पल 10% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो इन दैट केस अब आपको 5% ही चार्ज करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये आता है कि जैसे कि आपने अकाउंट्स में अकाउंट्स में ऐसा किया होगा कि समझो आपका असेट्स है जिसकी एक ब्लॉक ऑफ असेट्स है जिसके अंदर 1 लाख के सारे असेट्स को टोटल करके रखा हुआ है। एंड उसके अंदर एक असेट आपका 50,000 का, दूसरा 30,000 का, तीसरा 20,000 का है। तो आप अकाउंट्स के अंदर कैसे करते हो, हर एक के ऊपर जो इंडिविजुअल रेट्स होगी वो आप लगाते हो, लाइक 5%, 20%, जो भी क्वेश्चन आप स्पेसिफाई करता है उसके अकॉर्डिंगली। फिर क्या करोगे आप, 50,000 मतलब समझो ये असेट जो मेरा, ये वाला असेट जो है वो मैंने 12 मंथ के लिए होल्ड करके रखा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन की रेट जो है वो भी मैंने फुल रेट चार्ज करी है 5% से। फिर समझो मेरा सेकेंड असेट है वो मैंने 6.5 मंथ होल्ड किया है, तो यहाँ 6 मंथ होल्ड किया है समझो, तो यहाँ मैं क्या करती हूँ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली, यहाँ मैं 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगी। एंड ये एसेट समझो मैंने 3 महीने रखा है, बाद में मैंने सोल्ड कर दिया, तो हम इसके ऊपर भी 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फिर जो WDV आएगी उसमें से हम सेलिंग प्राइस लेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बट इनकम टैक्स के प्रोविजन क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजन ये बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका असेट है जिसके अंदर, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट यहाँ आता है पिक्चर में, जो ये ब्लॉक ऑफ असेट ये बताता है कि इसके अंदर जो भी सारे असेट जो सेम नेचर के हैं उनके ऊपर एक ही रेट लगेगा, मतलब एक ही टाइप का रेट। फॉर एग्जांपल हमने 10% रेट लिया है एंड इसके अंदर 3 टाइप के असेट है, तो मेरा एक असेट है जो 50,000 का, दूसरा असेट 20,000 का, तीसरा असेट मेरा 30,000 का है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 वाला असेट मैंने पूरा के पूरे 12 महीने होल्ड किया, तो इसके ऊपर तो विदाउट एनी डाउट 10% डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर दोगे। बट ये 20,000 का जो असेट है वो मैंने 6.5 मंथ होल्ड किया है, तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ जो डेप्रिसिएशन है वो पूरा 6.5 मंथ, या मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ और रेट लिखती हूँ यहाँ ताकि आपको और ज़्यादा से अच्छे से समझे। यहाँ मैं 6.5 मंथ की जगह मैं यहाँ लिखती हूँ 3 मंथ या 4 मंथ लिख देते, चलो 4 मंथ, ये मैंने 4 मंथ के लिए लिया है 20,000 वाला एसेट। तो इसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना वो 5% हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इसको लेस देन 180 डेज होल्ड करके रखा है, एंड मतलब ये न्यूली परचेज है, ये हमारा न्यूली परचेज असेट है। अब ये हमारा जो असेट है वो मैंने अभी सोल्ड किया है, जो कि मैंने 3 महीने के लिए खुद ने यूज़ किया था, एंड देयर आफ्टर आई डिसाइडेड टू सोल्ड दिस असेट, राइट। सो तो मतलब ये असेट मैंने सेल करने का डिसाइड कर लिया है। एंड नाउ क्या हुआ कि जब मैंने सेल किया था तब मैंने डेप्रिसिएशन, अब मुझे चार्ज करना है कि नहीं मुझे कन्फ्यूजन हो, तो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है जिस साल में आप असेट सेल करने वाले हो उस साल में आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप असेट सेल करने वाले हो तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होने वाला है।
तो जो भी असेट लॉस एंड मतलब गेन होने वाला है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बार बेनिफिट दे रहा है। अगर आप डेप्रीशिएशन चार्ज करके फिर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करते हो तो यहाँ फिर क्या होता है कि जो ट्रू इनकम होती है वो नहीं आती है, फिर आपका जो बोलते हैं ना कि मतलब टैक्स की चोरी समझी जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ एक रूल है इनकम टैक्स के अंदर कि जिस द ईयर इन विच असेट इज सोल्ड, so in that case, in that year you will not going to calculate depreciation on that part of asset. So ये सारे प्रोविजंस है तो उसको पढ़ते हैं। एंड सबसे पहले देखो ये आप जो WDV है ना, जैसे कि अब मैंने बोला इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर आप चार्ज करोगे, बट हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि आप किसी भी एसेट्स के अंदर इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। अगर आपका ब्लॉक है 1 लाख रुपीज़ का तो उसके अंदर आपकी क्लोजिंग WD मतलब कि आपने जो परचेज़ किया है 50,000 का, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 50,000 ये ब्लॉक है, 50,000 का मेरा पहले से था, 20,000 का मैंने न्यूली परचेज किया एंड 30,000 मैंने सोल्ड किया। मतलब कि अब मेरे पास कितना बचा 70,000 जो क्लोजिंग WDV आई है मैं उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाऊँगी, राइट। उसमें अब इसमें मेरे क्या 2 टाइप के एसेट्स है। तो 50,000 के ऊपर तो मैं सबसे पहले 20,000 वाला एसेट, क्योंकि ये लेस देन 180 डेज है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर कितना था 5%। हम क्योंकि यहाँ कितना हमने लिया था, हमने 10% लिया तो यहाँ 5% हो जाएगा, 10 का आधा लेंगे क्योंकि ये मैंने 4 मंथ के लिए ही होल्ड करके रखा था पिछले एग्जाम्पल के अंदर। तो इसके ऊपर आप 5% कैलकुलेट करते हो तो समथिंग लाइक 1,000 रुपीज़ आएगा। एंड बाद में 50,000 का जो बचा हुआ एसेट है उसके ऊपर तो मैं पूरा का पूरा कैलकुलेट करने वाली, क्योंकि 12 मंथ के लिए मैंने होल्ड करके तो 5,000। तो ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, टोटल आई जाएगा 6,000 रुपीज़। अब सो इसकी वजह से ये कैलकुलेशन जो है इसके अंदर यही आपको बेसिक फंडे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट नोट पढ़ते हैं। So while calculating the depreciation on asset, you need to calculate depreciation as per the provision of Income Tax Act 1961. Depreciation is always calculated on closing WDV of asset, जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था आपको 1 लाख वाला एग्जाम्पल। जैसे कि आपने ओपनिंग, परचेज एंड लेस सेल जो भी आपकी ये आएगी इसको ही हम बोलते हैं क्लोजिंग WDV, राइट। फिर देखते हैं इफ asset is put to use for less than 180 days then depreciation is charged for the half rate of depreciation. Thereafter if asset is put to use for more than 180 days then in that case depreciation will be charged for the full rate. And if there is फिर बोला है there is no need to charge depreciation in the year in which asset is sold, जैसे कि हमने देखा था, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आने वाला है, यही नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। द ईयर इन विच असेट इज सोल्ड देयर विल बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। नाउ डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एज पर द WDV मेथड, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर क्लियरली बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड और सिर्फ आप पावर जनरेटिंग यूनिट के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। तो आप नॉर्मल केसेस के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक कि अगर कोई क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज आपको हमेशा WDV कैलकुलेट करनी है। So SLM method of depreciation is useful for only power generating unit, and WDV method of depreciation is used for only it is always used for rest of all the asset except power generating unit. So इसी के साथ ये सारे पॉइंट जो है वो नोट करने के लायक है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सो दैट आप जब खुद सेल्फ स्टडी करें तब आपको ये पॉइंट याद रहे। एंड ये सारे इतने बस प्रोविजन है, ज़्यादा आप डरना मत, क्योंकि आई नो क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था तो इनकम टैक्स का जो भी सब्जेक्ट था वो ऑनलाइन पढ़ा था, तो ऑनलाइन कैसे पढ़ा होगा वो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ तो मुझे भी पता ही है। सो मैं तो आपको अभी क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, तो कुछ अगर नहीं आता हो तो भी इतने सारे पॉइंट अगर आपको ध्यान में है तो आप समझ जाओ कि आपको इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना आ चुका है। इतने हार्ड हमारे कैलकुलेशन हो गए नहीं, बस जस्ट आपको WDV मेथड समझना है। एंड या अब हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, हमारे जो मेन सम्स है वो। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आए सो सॉरी, मेरे यहाँ म्यूज़िक्स चल रहे हैं, मतलब पड़ोसी के बच्चे बहुत शातिर है, तो बहुत बदमाश है, तो वो अभी इवनिंग टाइम में बहुत म्यूज़िक चलाते हैं। एंड अब मैं वेस्ट नहीं कर सकती मेरा टाइम, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कब मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग शुरू करूँ, बिकॉज अब मतलब नहीं हो रहा है, वो लोग मान नहीं रहे, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना, मैं भी कर रही हूँ। एंड आते हैं सम पे फटाफट।
सो बेसिकली ये सम मैं आपका लेने वाली हूँ सबसे पहले, बहुत ही ईजी सम है एंड मैं आपको एक ही मॉडल कराऊंगी, इसके अंदर दूसरा मॉडल आपका होमवर्क होगा। सो बेसिकली सब में दिया हुआ है कि फिनमैन कंस्ट्रक्शन कंपनी इज इंटरेस्टेड इन द कंप्यूटराइजेशन ऑफ इट्स ऑफिस वर्क। फॉर दिस पर्पज 2 मेथड हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर विच रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो। यहाँ आपकी कॉस्ट दी हुई है, दो असेट्स मतलब दो मॉडल की कॉस्ट दी हुई है विच इज़ 1,50,000 एंड 2,50,000। दोनों की सैलवेज वैल्यू मतलब कि भंगार भाव उसका कुछ भी नहीं है अगर ये असेट्स सेल करते हैं तो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब क्या, इन असेट्स को चलाने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी 50,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। देयर आफ्टर सेविंग इन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जो कि हम देखेंगे आगे उसके मतलब सम के अकॉर्डिंग जिसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देयर आफ्टर लाइफ ऑफ असेट इज गिवन विच इज़ 5 years इन बोथ द केसेस एंड डेप्रीशिएशन रेट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड 25%। WDV मेथड दोनों में अंदर यूज़ होने वाली है। नाउ टैक्स रेट इज़ 35% एंड इसका ये जो रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। तो 13% इज़ नथिंग बट यहाँ जो रेट है उसको आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग करते समय इसको यूज़ करना है। देयर इज़ नो अदर असेट्स इन द सेम ब्लॉक। ओके, तो ये ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं, सिर्फ सिंपल वे में आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम जो आता है वो ये है, डिसाइड करो कौन सा मॉडल है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मतलब मेन असेट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ 1,50,000 एंड 2,50,000 ये हमारी असेट की कॉस्ट है। सो बेसिकली इनिशियल कैश आउटफ्लो जो है उसके अंदर आप लिख लेना कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है 1,50,000 एंड 2,50,000। मैंने यहाँ से सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। और अब मुझे इस मशीन को चलाने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, 50,000 प्लस 70,000। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो मतलब टोटल आपको कितनी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कैश की वो आपको यहाँ से पता चलती है। देयर आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इनफ्लो। तो अब आपको यहाँ ना वो हमने सही देखा था ना, हमने पिछले वीडियो में के अंदर आपने ध्यान में रखा होगा तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमने देखा था ये। तो मैंने वो कैसे कैलकुलेट किया था, जैसे कि मतलब वो आपका पैट आ चुका है, मतलब कि आपने वो सारा डिविडेंड निकाल दिया एंड ऑल सारे वो बेनिफिट आने के बाद, सॉरी पीबीआईटी। तो इसमें से आप इंटरेस्ट लेस करोगे तो आपको पीबीटी मिलेगी, मतलब ऐसे डेप्रीशिएशन लेस करोगे फिर आपको प्रॉफिट, ऐसे कुछ मतलब कुछ प्रोसीजर आपने देखी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डेप्रीशिएशन को पहले ऐड बैक करना होगा। तो यही सारा कैलकुलेशन यहाँ होगा। सो बेसिकली अब आपको सबसे पहले सेविंग इन एक्सपेंसेस देखना है। सेविंग इन एक्सपेंसेस जो कि आपको क्वेश्चन में बोला है, मतलब कि आपको यहाँ नेट इनकम टाइप सेविंग इन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो हर एक ईयर में आपको इतने एक्सपेंसेस आपके बच रहे हैं, मतलब इतना आपको बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट आप क्या करोगे, सबसे पहले सेविंग इन एक्सपेंसेस इन द ईयर 1 1,00,000 रुपये, ऐसे हर एक साल आपको 1,00,000 रुपये की रिकवरी हो रही है जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो 2,00,000 रुपीज़ की एंड 3,20,000 की। तो उसके अंदर आपको हर एक साल 1,00,000 रुपीज़ की रिकवरी हो रही है, मतलब बेनिफिट हो रहा है आपको। सो इसी के साथ 1,00,000 फॉर 5 years हमने लिख दिया है। फिर आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है विच इज़ 25% ऑन WDV। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अब जो WDV का जो ये डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे वो किसके ऊपर करोगे, आपको सिर्फ अभी मॉडल 1 के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं अभी मॉडल 2 का जो भी डेटा है वो मैं रब आउट कर देती हूँ। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पहले देखना है कौन सा डेटा, ये देखना ही नहीं, ये मॉडल 2 समझ जाओ आपकी, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ, हमें सिर्फ मॉडल 1 के बारे में ध्यान रखना है। सो मॉडल 1 का जो डेटा है इसके अंदर कॉस्ट कितनी है एसेट की 1,50,000। सो 1,50,000 के ऊपर आप 25% करो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट तो 37,500 आएगा। फिर इसमें से लेस करो तो आपको इंक्रीमेंटल अर्निंग मिलेगी कि भाई रियल में हमें जो सेविंग हो रही है एक्सपेंसेस के अंदर उसके अंदर डेप्रीशिएशन का पोर्शन इतना था, अब मेरे पास हाथ में इतना बच रहा है। क्यों डेप्रीशिएशन हमने लेस किया, ताकि हमें टैक्स एडवांटेज मिले। अब इसके ऊपर आप 35% टैक्स चार्ज करो तो 21,875 मिलेगा। अब आपको पैट मिल चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये फिगर मिल चुकी है, मतलब आपने इनकम टैक्स वालों को इनकम टैक्स पे कर दिया जो कंपनी की ऑब्लिगेशन थी।
अब आपको अपना रियल कंपनी की रियल पोजीशन क्या है, डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो अगर हम वो एक्सपेंडिचर अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा दिया है, बट अगर अब हमारे पास अगर हमें कैश फ्लो जानना है तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो मतलब कंपनी की उसके अंदर कोई अर्निंग बाहर तो नहीं गई है ना, वो कैश तो आपके पास ही है, आपने जस्ट ऐसे एक्सपेंस दिखा दिया, बट आप ऐड कर दो ताकि आपको रियल कंपनी की कितनी कैपेसिटी वो पता चले पैसों को होल्ड करने की। तो ये ऐड कर दिया, ये जो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस किया अब ऐड कर दो, क्योंकि इनकम टैक्स पे कर दिया है तो अब बेनिफिट मिल चुका है, तो अब इसको ऐड बैक करो ताकि आपको रियल कैश फ्लो मिल जाए। जो कैश फ्लो मिला है उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप डिस्काउंटिंग करोगे, कैसे करोगे, ये कैसा है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.03 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे किसको 78,125 इंटू 0.885 तो आपको यहाँ मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो, जो कि आपकी सेविंग एंड एक्सपेंडिचर है, वो आपको नेट में कितना मिल रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है जो आपको ईयर 1 के एंडिंग पे मिलने वाली है। तो इस तरीके से ईयर 1 का हुआ। फिर ईयर 2 का कैलकुलेशन करते समय इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ध्यान में रखने जैसे, जो कि एक्सीडेंट पॉइंट भी बन सकता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। अब डेप्रीशिएशन ये कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह मत फंसना। आपने सोचा होगा कि लाइक अब 1,50,000 के ऊपर फिर से 25% लोगे, ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट पॉइंट है, मैं मार्क करके दे रही हूँ। यहाँ आपको क्या करना है 1,50,000 जो है उसमें से आपने 25% तो पहले ईयर 1 के अंदर चार्ज कर दिया, तो अब दूसरी बार 25% चार्ज करो तो आपको ये आंसर मिलेगा 28,125। फिर आगे की प्रोसीजर तो सेम ही है, टैक्स चार्ज करो एंड जो डेप्रिसिएशन उसको ऐड बैक कर दो। फिर आएगा प्रेजेंट एडिटिव फैक्टर, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.13। अब 1 डिवाइडेड बाई 1.13 करो और एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दो, मतलब 2 बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको ये पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आपको ये आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ईयर 3 के अंदर तो अब डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका डेप्रीशिएशन इस तरीके से होगा कि 1,50,000 में से अब आप 3 बार 25,000 लेस करोगे, क्योंकि आपने 2 साल का डेप्रीशिएशन पहले चार्ज कर दिया है एंड WDV बेसिस है, तो हर एक WDV के ऊपर 25% कैलकुलेट करोगे तो फिर आंसर मिलेगा। बट एक्चुअली ये मत करना, सॉरी, मैंने जो आपको आंसर बताया ना ये वो मैंने डायरेक्टली बता दिया है, सॉरी। ये जो आंसर है ना, वेरी वेरी सॉरी, मेरी गलती ये है कि मैंने ना आपको डेप्रीशिएशन नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट WDV कैलकुलेट करनी बता दी है। ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये ना आपका ये आंसर ना डायरेक्टली ये वाला पार्ट ये आंसर देगा आपको कैलकुलेशन के अंदर। तो बेसिकली अगर आपको सिंपल वे में कैलकुलेट करना विदाउट एनी मोर कन्फ्यूजन तो कुछ मत करना, जस्ट देखो फिर से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, मैं आपको बहुत ईजियर वे में एक्सप्लेन करूँगी। ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप क्या करोगे, जो 1,50,000 था ना हमारा, उसके ऊपर आपने 25% तो चार्ज कर दिया है, तो 25% चार्ज कर दिया है। उसके बाद आपकी एक WDV आई होगी विच इज़ नथिंग बट 62,000, सॉरी 62,000 नहीं है, सो 25% तो हमारा कितना होगा 37,500 आएगा। सो वो आप 1,50,000 में से पहले ईयर का डेप्रीशिएशन 37,500 लेस करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर की WDV मिल जाएगी विच इज़ नथिंग बट 1,12,500। ये मतलब फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग WDV मतलब ये सेकेंड ईयर की ओपनिंग हुई। अब इसके ऊपर आप 25% चार्ज करोगे, तो इसके ऊपर अगर मैं 25% चार्ज करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 28,125। तो वो आंसर ही तो हमें यहाँ चाहिए होगा, ये वाला आंसर, मतलब ये वाला आंसर 2815 एंड ये वाला आंसर मेरा मैच कर रहा है। इसी तरीके से जब थर्ड ईयर की कैलकुलेट करोगे, मतलब ये वाली WDV आप कैलकुलेट करोगे, ये वाली WDV तो कैसे आएगी 1,50,000 के ऊपर पहले आपने 25% चार्ज कर दिया, तो सेकेंड ईयर की WDV मिली, इसमें से एक और चार्ज कर दोगे तो आपको एक नई WDV मिलेगी। तो उसके अंदर करो आप कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे,
1,50,000। सो इसमें से ये 1,50,000 में से 25,000 दो बार 25% दो बार लेस करो तो आपको WDV मिलेगी 84,375। इसके ऊपर 25% चार्ज करो तो आपका आंसर मिल जाएगा 21094। यस, एक्चुअली 21093.75 है, तो राउंड ऑफ कर देना तो आपका आंसर आएगा 21094। इस तरीके से ईयर 4 का करोगे। एंड ईयर 5 के अंदर आप नहीं कैलकुलेट करोगे क्योंकि ईयर 5 के अंदर असेट क्या हो रहा है उसको हम निकाल रहे हैं असेट को, मतलब अब असेट की लाइफ बची हुई नहीं है, तो इन दैट केस अब डेप्रिसिएशन भी लास्ट ईयर में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे कि मैंने आपको प्रोविजन में बताया है। सो या इसी के साथ डेप्रीशिएशन आप फिर ऐड कर दोगे एंड देयर आफ्टर जो भी हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देयर आफ्टर यू विल गेट योर आंसर प्रेजेंट वैल्यू पर जो होगा वो। एंड आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है और इसके अंदर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन की। एंड अगर आपने आगे के चैप्टर अच्छे से किए होंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत चालू नहीं वाली। जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करते थे वैसे ही सेम ये करना है। देखो इसका कैलकुलेशन ये है 1 डिवाइडेड बाई 1.13 इक्वल टू कर देना, 1 डिवाइडेड बाई 1.13 इक्वल टू कर देना तो आपको ये आंसर मिलेगा। एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दो उसी में तो ये भी आंसर मिल जाएगा। एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये मिल जाएगा थर्ड वाला। एक बार और प्रेस करो तो ये 4 ईयर की। एंड लास्ट वन एक बार और प्रेस कर दो तो ये हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। एंड अगर टर्म में लिखूं तो आपको इस तरीके यहाँ ऐसे ये प्रेस कर ऐसे कैलकुलेटर पे दबा के 2 बार इक्वल टू प्रेस करना है, 2 बार इक्वल टू प्रेस करना है। यहाँ 3 बार इक्वल टू प्रेस करोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.13 इंडिविजुअली कर रहे हो तो। इसी के साथ सेकेंड मॉडल भी आप खुद ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं और क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टर्मिनल कैश फ्लो मतलब आपको टोटल किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है कि लॉस हुआ वो कैलकुलेट करने को बता रहे हैं। तो एक्चुअली रिलीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब आपने जो पैसे डाले थे, जो मशीन को वर्किंग कंडीशन के अंदर लाने के लिए जो पैसे डाले थे वो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन आपको वापस मिलने वाले हैं, मतलब वो रिलीज़ हो चुके हैं मशीनरी के पैसे जो भी थे वो। एंड आपको यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, किस तरीके से पता चला वो देखते हैं। सो बेसिकली आपको जो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको WDV चाहिए होगी 5th ईयर की। मतलब कि 5th ईयर के अंदर आप डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे नहीं क्योंकि आप असेट या डिस्पोज कर रहे हो, तो यहाँ आपको 5th ईयर की WDV चाहिए होगी। 5th ईयर की WDV चाहिए होगी इन द ईयर इन विच असेट इज़ यू कैन से असेट इज़ फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि असेट को या तो हमने सेल कर दिया या तो हमने असेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ हम 5th ईयर की डेप्रीशिएशन की WDV डेप्रीशिएशन नहीं लेंगे, सिर्फ WDV लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने सिंपलियर वे में और डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन ही कर दिया ताकि क्या है कि कन्फ्यूजन हो ही ना, हम ऐसे बार बार वो 5% 25% लेस करते हो। इससे अच्छा सिंपल कैलकुलेशन अगर कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर भी आप यही करोगे कि मतलब बार बार 25% ऐसे झंझट के अंदर फंसने से अच्छा है जो है वो एक ही बार में अच्छे से लिख लो। सो डेप्रीशिएशन जैसे कि आपको पता है 1st ईयर के अंदर मेरी कॉस्ट इतनी है एसेट की 1,50,000, उसके ऊपर मैंने 25% चार्ज किया, फिर मुझे ये मिली WDV। फिर इसके ऊपर मैंने 25% चार्ज किया, ये मिली, फिर ये आंसर WDV आई, इसके ऊपर 25% चार्ज। ऐसे 5th ईयर के अंदर मुझे यहाँ ये डेप्रीशिएशन की ये मुझे WDV मिलती है, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया वो WDV ही हमें यहाँ 27 पेज नंबर के ऊपर ये यहाँ मिली हुई है। इसमें से जैसे कि हमने सैल्वेज वैल्यू हमें कुछ मिली नहीं है इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो यहाँ हमारा बेसिकली क्लियर कट दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आने वाला है। अब इसके ऊपर आप 35% टैक्स चार्ज करो। क्यों चार्ज करोगे? क्योंकि आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी। ये जो लॉस है ना, ये जो टैक्स का मतलब ये टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लो ही हो रहा है। तो नेट कैश इन्फ्लो
अगर आपको इस केस के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो यहाँ आपको 35% 35% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। बट अब जबकि आपका लॉस हो चुका है, इसकी वजह से आपके एसेट वो टैक्स का सेविंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का इनफ्लो हो चुका, मतलब इनकम ही समझो। तो इसकी वजह से यहाँ नेट कैश फ्लो आपको यहाँ मिल जाता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले आपको जो ये दो बेनिफिट हुए ना उसको ऐड कर दो ताकि आपको नेट कैश इनफ्लो मिल जाए। एंड इसी तरीके से सेकंड मॉडल का आप खुद कैलकुलेट करोगे। एंड अब आते हैं हमारे कि भाई हमारे जो बेनिफिट हुआ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के अंदर कैलकुलेट करके रियल में उसकी क्या वैल्यू है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो आप इनकम स्टेटमेंट देख रहे हो यहाँ, ये जो आपकी क्लोजिंग ये सारी जो मतलब ये सारी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है उसको टोटल करोगे आप। इनका टोटल करोगे तो 69,140 प्लस 58,603 प्लस 50,161 प्लस 43,330 239 प्लस 35,295 करो का तो आएगा 256,438 आया मेरा आंसर। तो अब ये जो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है नेट बेनिफिट की वो मैं यहाँ लिखूँगी, ये यहाँ मैंने लिखी। अब इसमें से मेरा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, ये मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है, तो उसको भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लाके मुझे ऐड करना होगा। तो बेसिकली यहाँ आपको ये जो है 5th ईयर में बेनिफिट हो रहा है तो 13% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.13 एंड इक्वल टू आप 5 टाइम प्रेस करो। 1 डिवाइडेड बाई 1.35 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.5427 समथिंग। तो राउंड ऑफ किया तो 0.543 आया। उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, ये जो नेट बेनिफिट मिला है उससे, ताकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है। अब इस दोनों को ऐड कर दो एंड आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है, मतलब आपको इतना बेनिफिट होगा। बट असेट परचेज किया तब कितना आपकी कितनी कॉस्ट लगी थी आपको, तो लाइक 2 लाख रुपीज़ लगी थी वो कॉस्ट हमें लगी थी। ये हमारी कॉस्ट देखो, यहाँ हमने ये टोटल लगा था कि हमें इतने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे और इसका बेनिफिट कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा 2,92,608। तो उसमें से 2 लाख माइनस कर तो आपको नेट बेनिफिट मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर बेनिफिट विच इज़ 92,608। तो देखो ये एक सम एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 26 मिनट लगे, कंसेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया है साथ में। तो आप समझ सकते हो कि एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि एफएम का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको एडवाइस करनी होती है कि आप कंपनी को एसेट परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर दोनों मॉडल को कंपेयर किया जाए तो सेकंड मॉडल जो है वो ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो हेंस सेकंड मॉडल शुड बी प्रिफर्ड बिकॉज इट गिव्स हाईएस्ट एनपीवी, मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो इसकी वजह से हमें सेकंड मॉडल चूज़ करना चाहिए। सेकंड मॉडल का कैलकुलेशन आप खुद करोगे, कुछ डिफिकल्टी आई तो मैं आपको बेझिझक आप मुझे पूछो मैं आपको बताऊंगी, बट आप खुद भी ट्राई करो, क्योंकि अब देखो दोनों साइड से कोऑपरेशन होगा तभी आगे बढ़ेगा सिलेबस। अब मैं आपको हर एक सम 27 मिनट के अंदर एक सम एक्सप्लेन करूँगी, तो फिर कितने सारे सम्स है। तो टाइम की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप भी कोऑपरेट करो मेरे साथ एंड फिर आगे इस तरीके से कंटिन्यू होगा। तो ये सम तो हो गया। अब हम देखते हैं सम नंबर फर्स्ट। मैंने सेकंड सम इसीलिए लिया पहले क्योंकि सेकंड सम का लेवल थोड़ा कम था फर्स्ट वाले सम से। सो नाउ कमिंग टू द इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। Alpha Engineering Company is generating 1,000 unit waste material per annum, and the waste material can be processed further and sold at the rate of rupees 1,000 per unit, and the variable cost of processing is 70% of selling price. तो देखो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट जानते हो विच इज़ नथिंग बट सबसे पहले आपकी आती है सेलिंग प्राइस, जिसमें आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हो तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस करते हो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे ये फॉर्मेटिंग है। तो इसके अंदर ये बोला है कि आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से 70% पोर्शन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कवर करता है, मतलब 30% जो है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आया है। बट ये डेटा इतना यूजफुल नहीं है, आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तब आगे पता चलेगा। अब यहाँ बोला आउट ऑफ दिस प्रोसीड ऑफ वेस्ट मटीरियल 25,000 out of processed waste material 25% can be refabricated at a cost of rupees 100 per unit, and the refabricated product can be sold at a price of 1,500 per unit, and there is a waste of 20% of processed material at the time of refabrication। मतलब बेसिकली आपको ये बोला है कि जब आपका आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी 1 लाख
यूनिट की, उसमें से आप 25% गुड्स अभी प्रोड्यूस करने वाले हो, यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हो, जिसकी प्राइस होगी सेलिंग प्राइस, जो जिसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹100 पर प्रोडक्ट है, पर यूनिट है। एंड आप जिसको बेचने वाले हो मार्केट के अंदर ₹1500 पर यूनिट। आप समझ रहे हो यहाँ कि ₹1400 का क्लियर कट प्रॉफिट दिख रहा है, बट इसके आगे चेंजेस होते जाएंगे प्रॉफिट के अंदर, तो वो हम देखेंगे। एंड उसमें बोला है कि अब आप ये 1000 मतलब 1 लाख में से 25% जो आप लोगे, 25% मतलब कि 25,000 यूनिट्स जो आएगा उसमें से 20% और वेस्ट होगा। तो मतलब ये दिया है कि 25,000 का 20% मतलब 5,000 यूनिट्स आपके वेस्ट में जाने वाले हैं। बेसिकली 20,000 का ही प्रोडक्टिव प्रोडक्शन होने वाला है। द रीफेब्रिकेशन प्रोसीजर रिक्वायर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1 crore विथ लाइफ ऑफ 5 years। डेप्रीशिएशन इज चार्ज एज पर WDV मेथड। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि यहाँ कोई पावर जनरेटिंग यूनिट नहीं है, तो WDV मेथड ही आएगा ऑलवेज। एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ₹10 lakh। Evaluate the proposals to refabricate process waste material given that required rate of return, आपको मतलब कि इसकी डिस्काउंटिंग करने के लिए जो आपको रेट दिया वो 15% है। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन रेट ऑफ टैक्स रेट जो है वो 35% है। देयर इज नो अदर असेट्स इन द सेम ब्लॉक। एंड एक्सपेक्टेड सैल्वेज वैल्यू दी हुई क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड सैल्वेज वैल्यू नहीं दी थी, तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए टर्म्स आ रहे हैं। तो सब कुछ डेटा हमने पढ़ लिया है एंड अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सोल्यूशन के अंदर दिया है आउट ऑफ द टोटल असेट्स मटेरियल, टोटल वेस्ट मटेरियल विच इज़ 1 लाख यूनिट, ओनली 25% यूनिट कैन बी प्रोसेस एंड रीफेब्रिकेटेड। मतलब उसमें से आप वेस्ट में से 25% यूनिट को प्रोड्यूस अच्छे से कर सकते हो। एंड उसके अंदर भी बोला 20% और लॉस होने के चांसेस, मतलब 5,000 यूनिट्स। So the capital budgeting proposal of prefabrication can be evaluated as follow. So basically आपको 1 crore की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी फिक्स असेट के अंदर, उसके साथ आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपको असेट कुछ उसको अच्छी कंडीशन वर्किंग कंडीशन में रखना होगा, तो वियर एंड टियर कुछ होगा, रिपेयर्स को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने की जरूरत होगी, तो 10,000 की रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली आपको असेट्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 crore एंड 10 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, मतलब जो भी हमें यहाँ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है एंड यहाँ आपको 5 years का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो बेसिकली देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि 25,000 का 25,000 यूनिट्स में 20% वेस्ट है, मतलब 5,000 यूनिट्स वेस्ट होने वाले, तो टोटल आपको प्रोडक्टिव यूनिट 20,000 यूनिट्स मिलने वाले हैं। तो वो यूनिट्स को हमने यहाँ पोस्ट कर दिया है। सब अब आता है पिक्चर में कि ये 20,000 यूनिट्स है, उसकी हमने सेलिंग प्राइस कितनी रखी थी 1,500। क्वेश्चन नहीं बोला है 1,500 के अंदर ये बिकने वाले हैं, 1,500 के अंदर ये बिकने वाले हैं। तो उसको आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 20,000 इंटू 1,500, तो हर एक केस के अंदर आपको 3 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। अब पहले हमारा कितना था, हम पहले 25,000 यूनिट्स जो थे उसको हम 1 करोड़ में हम एक 1,000 के अंदर हम सेल कर रहे थे। क्वेश्चन यहाँ पीछे यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो यूनिट्स है उसको हम पहले 1 लाख यूनिट्स जो थे उसको हम पहले 1,000 पर यूनिट बेचते थे, बट जब हमने आगे फर्दर प्रोसेस किया तब हम उसको 1,500 में बेच रहे हैं। बट पहले आपका प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स का हो रहा था, अब आपका 20 यूनिट्स का ही हो रहा है। बट यहाँ आपकी सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस बढ़ रही है। पहले कितना था, 25,000 का यूनिट का प्रोडक्शन था एंड 1,000 रुपीज़ उसकी रेट थी, तो 25,000 इंटू 1,000 रुपीज़, तो आपको यहाँ 2 crore and 50,000 का सेल्स यहाँ हो रहा था। बट अब यहाँ हमारा प्रोडक्शन जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ रही है एंड उसी के साथ हमको बेनिफिट मतलब इंक्रीमेंटल सेल जो कि आपका सेल एडिशनल सेल जो हुआ है वो है 50,000 यूनिट्स। ऐसे हर एक केस के अंदर देखने मिलेगा, नॉट जस्ट अबाउट दिस फर्स्ट ईयर। तो ये तो आप सब इतना कोरिलेट कर पा रहे होगे। अब इसमें आपको लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट। कितनी वेरिएबल कॉस्ट है मेरी, तो क्वेश्चन ने यही बोला है ना कि ये जो कॉस्ट है जो मैं 25% 1,000 का 25% यूनिट प्रोड्यूस करने वाली विच इज़ नथिंग बट 25,000 यूनिट्स जो है उसको मैं प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगने वाली है 1,100 पर यूनिट। तो वो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करती हूँ 25,000 यूनिट्स इंटू 100, तो हर एक केस में 25 लाख 25 लाख 25 लाख आता है एंड आपको यहाँ नेट बेनिफिट मिल जाएगा। सॉरी नेट बेनिफिट नहीं, अब आपको क्या करना है, डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। कैसे चार्ज करोगे, तो डेप्रीशिएशन 1 लाख 5 years के लिए चार्ज करना है। सबसे बेसिक फंडा मैं बताती हूँ ना, बहुत सिंपल ट्रिक जो है वही यही है कि ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ने से अच्छा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,
4th ईयर एंड 5th ईयर। सबसे पहले WDV कितनी है? 1 करोड़। करोड़ यार कितने ज़ीरो है। इसके ऊपर कितना 25% चार्ज करना है? 25% ही है ना? यस, 25% यू नीड टू चार्ज। कितनी WDV आएगी सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में? 75 लाख। इसके ऊपर 25% चार्ज करो। 75 लाख के ऊपर 25% चार्ज करो, विच इज़ 18,75,000। लेस करो इसको इसमें से, तो आपको थर्ड ईयर की बिगनिंग WDV मिल जाएगी 56,25,000। इसके ऊपर 25% चार्ज करो, लेस करो इसमें से, तो फोर्थ ईयर की ओपनिंग WDV मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर और 25% चार्ज करो, तो यहाँ आ जाएगा 10,54,687। लेस करो इसमें से, तो आपको फिफ्थ ईयर की ओपनिंग WDV मिल जाएगी 3,16,04,063 रुपीज़। तो ये फिफ्थ ईयर की मेरी WDV मुझे मिल जाएगी। तो अब देखो, जैसे मैंने ये हमारा जो डेप्रीशिएशन मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ, एज यू कैन सी, ये जो मैंने डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन किया है, सॉरी मैंने कलर कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड ले लिया, येलो वाला पोर्शन देखते हैं। देखो ये 25,000 यार हो ही नहीं रहा है, क्या करूँ, कौन सा कलर लूँ? आप समझ जाओ ना यार, मतलब ये 25,000 डेप्रीशिएशन जो है वो ईयर 1 का मैंने लिया है। ये मेरा 25,000 जो है वो मुझे यहाँ का मिला ये डेप्रीशिएशन मेरा जो है वो फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, फिर सेकेंड ईयर का ये डेप्रीशिएशन जो है मेरा यहाँ आ गया है, थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन यहाँ आ चुका है, फोर्थ ईयर का डेप्रीशिएशन ही कैलकुलेट करना फिफ्थ ईयर के अंदर। तो असेट हम कुछ सेल के ऐसा कुछ करने वाले हैं, या फिर हम मतलब भंगार भाव में उसको बेच देंगे, राइट। अब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल चुका है। अब इसके ऊपर टैक्स मतलब जो भी WDV आएगी उसमें से आप प्रॉफिट, जो भी आपको WDV मिली है उसके ऊपर से आप 30% टैक्स चार्ज कर दोगे। अब इसके ऊपर 35% मतलब यहाँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ लेस कर दोगे आप, यहाँ से इसमें से लेस कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या चार्ज करोगे टैक्स? यहाँ कुछ बचा हुआ है अभी, मतलब 50,000 में से आप 25,000 लेस कर 25 लाख में 50 लाख में से 25 लाख लेस करोगे, फिर 18 लाख एंड 75,000 लेस करोगे, तो ऐसे ही आपको यहाँ ये आंसर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ सबकी मिली WDV। फिर आपको 35% टैक्स चार्ज करना है, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डेप्रीशिएशन ऐड बैक करो, कंपनी की रियल औकात कितनी है वो देखो, कि उसके पास रियल में कितना कैश है वो देखो। अब उस डेप्रीशिएशन को हमने फिर से ऐड बैक कर दिया, क्योंकि टैक्स तो पहले चार्ज कर दिया, अब रियल में कितना कैश है हाथ में वो देखते हैं। तो यहाँ कैश इनफ्लो इतना आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ देखो, ये बुक के अंदर बहुत सारे करेक्शंस है। मैंने जब खुद ने स्टडी किया था मुझे भी बहुत सारे करेक्शंस करने पड़े थे, एंड यहाँ ये 25,000 आने का चांस ही नहीं है। तो यहाँ मिस्टेक है, आप सुधार लेना अपनी बुक के अंदर भी। यहाँ बेसिकली आने वाला है 25 लाख आएगा यहाँ। आप खुद ही लॉजिक लगाओ ना, 25,000 आएगा ही कहाँ से? अगर आप डेप्रीशिएशन ऐड बैक करते हो तो कंपनी के पास कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी 25 लाख, नॉट 25,000। सो यू नीड टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। अब इस तरीके से आप ये सारे ये बेनिफिट ऐड कर दो। अब टर्मिनल कैश फ्लो आप कैसे निकालोगे? टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर रियल में क्या, टर्मिनल कैश फ्लो के नीचे आपको दिया है सैल्वेज वैल्यू। टर्मिनल कैश फ्लो का 25,000 का 25 लाख का अभी कुछ दिख नहीं रहा है इंपॉर्टेंस। बाद में क्वेश्चन में जैसे जैसे हम आंसर सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम देख लेंगे। सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन इटसेल्फ, जैसे कि यहाँ दिया है 10 लाख रुपीज़ क्वेश्चन, जैसे दिया है वैसे हम लिख रहे हैं, और इसमें कुछ खास किया नहीं है।
और अब आपको WDV ऑफ असेट देखनी है। तो 5th ईयर की WDV कितनी बची है मेरी, ये जो WDV मेरी बची हुई है, ये 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 WDV। ओके, इसमें से सैलवेज वैल्यू लेस कर दो, क्योंकि ये तो मेरी WDV है, उसमें से मतलब इतना मुझे रियलाइज़ हो रहा है, तो मुझे नेट लॉस कितना होने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना होने वाला है, ये STCL है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इसके ऊपर 35% की मेरी टैक्स की बचत हो जाएगी ना। करो इसके ऊपर 31,64,0,062, उसमें से आपने क्या किया है, सैलवेज वैल्यू लेस कर दिया 10 लाख, तो उसके जो भी आई है उसके ऊपर आप 35% टैक्स चार्ज करो तो आएगा 7,57,422 रुपीज़। तो वो आपका क्या है, ये टैक्स सेविंग हो चुकी है, टैक्स सेविंग हो चुकी है। एंड इस टैक्स सेविंग को आप ऐड कर दो, हमारा जो वर्किंग रिलीज इन वर्किंग कैपिटल है उसके साथ ऐड कर दो इस बेनिफिट को 10,000 को, तो आपको आया टोटली मिल जाएगा यहाँ 17,57,500। अब आपको NPV कैलकुलेट करना है कि आपको रियल में कितना बेनिफिट हुआ है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बेनिफिट्स हमें मिले हैं वो बेनिफिट क्या, ये सारे बेनिफिट मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ वो सारे बेनिफिट, विच इज़ नथिंग बट दीज ऑल आर द बेनिफिट्स। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको मतलब ये तो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट में तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, जैसे कि आपने NPV मेथड के अंदर देखा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर, वहाँ अभी आपको जो बेनिफिट मिल रही है सारे बेनिफिट उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, तो ये सारे मतलब ये 25,000 25 लाख एंड ये ऑल दिस अमाउंट, लास्ट वाला मैं बाद में बताती हूँ आपको। आप इतना करोगे तो फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट फैक्टर है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 15% क्वेश्चन स्पेसिफाई 15%। तो फर्स्ट ईयर का आप निकालो, फर्स्ट ईयर का कैसे निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू प्रेस करो एक बार, आएगा 0.8695, तो उसको 870 के अंदर राउंड ऑफ कर दिया। अब उसको एक बार और प्रेस करोगे तो सेकेंड ईयर का मिल जाएगा, एक बार और करो थर्ड ईयर का, प्रेस करो एक बार और प्रेस करो इक्वल टू फोर्थ ईयर का, ऐसे ही फिफ्थ ईयर का मिल जाएगा। अब आपको रिलीज़ कितना मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल का रिलीज़ जो भी आपको बेनिफिट हुआ है, ये बेनिफिट है, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ, फिफ्थ ईयर के अंदर ही इसको मिला है, तो इस तरीके से आपको यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ये सारे जो है वो क्या है, एक्चुअली हमारा इतना कैश इनफ्लो इतना हुआ है एक्चुअली, मतलब ये जो हमारा है वो मतलब असेट हमने यूज़ किया उसके बाद हमें जो बेनिफिट मिला है वो, ये तो हमारा ये हमारा एक्सपेंडिचर में इतना करना है एंड इतना बेसिकली आपको ये यहाँ जो लॉस हुआ है, मतलब लॉस इन द सेंस आपने जो बेचा असेट्स को तो उसके ऊपर जो आपको लॉस हुआ है तो उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू जैसे निकाली है यहाँ, तो ये दो तो हमारे लिए एज अ कॉस्ट का पार्ट बन चुकी है। एंड इन सबको आप इसमें से लेस एंड प्लस जो भी माइनस जो भी है वो आप देखोगे, एंड जो कंक्लूजन है वो है एज द NPV ऑफ द प्रपोजल टू रिफेब्रिकेट प्रोसेस वेस्ट मटेरियल इज नेगेटिव, द फर्म नीड नॉट टू टेक अप द प्रपोजल। आपकी NPV नेगेटिव आ रही है तो आप कैसे इस प्रपोजल को ले सकते हो। नोट के अंदर बोला है एज द प्रॉब्लम स्टेट दैट देयर इज नो अदर असेट गिवन द ब्लॉक, सो देयर इज नो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द टर्मिनल ईयर, मतलब लास्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करोगे। सैलवेज वैल्यू एंड WDV ऑफ असेट एट द एंड ऑफ द ईयर 5 हैव बीन कंपेयर्ड विद द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस व्हिच इज गिवन टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 35%, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके साथ मैं आपको ये सेशन ख़त्म करती हूँ। मैंने 2 सम ही एक्सप्लेन किए बट बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये 2 सम इतने अच्छे से समझो कि बाकी के सारे सम आप खुद सॉल्व कर पाओ। मैं आपको इम्पॉर्टेंट सम कराऊंगी, मैं खुद भी ट्राई करूँगी, मुझे लगता है कि आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मुझे वो एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो भी नए स्टेप्स होंगे वो। बट अभी तक वीडियो 2 बार देखना पड़े फिर भी कुछ नहीं, बट अच्छे से हर एक टर्म समझ लो। डेप्रीशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना, एंड डेप्रीशिएशन आप हर एक सम के अंदर जितने साल की भी WDV एंड ऑल है इस वे के अंदर ही कैलकुलेट करो, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, डायरेक्टली आपको ये सारी अमाउंट मिल रही है डेप्रीशिएशन की एंड WDV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप हर एक सम का कैलकुलेशन करोगे। विद दिस एंडिंग दिस सेशन, आई होप दैट यू might find this session helpful for you. If you are new to this channel, please subscribe to my channel and जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, जय श्री सतार।